जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी पीटी 2023 के संभव सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद है पिछले के सभी वीडियो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो रहे होंगे और आप उससे अपने पढ़ाई में उपयोग कर रहे होंगे। चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के साथ पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के रूप में पंजीकृत करता है। ये कथन सही है। निर्वाचन आयोग चुनाव के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और चुनाव में उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। अन्य दलों को केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के रूप में घोषित किया जाता है। दूसरा कथन है, चुनाव के दौरान मान्यता प्राप्त दलों के पास 40 स्टार प्रचारक होते हैं, जो पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को 20 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति होती है। यह भी कथन सही है। इन दलों को आयोग द्वारा दी गई मान्यता के आधार पर कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं, जो चुनाव चिन्ह का आवंटन, राज्य के स्वामित्व वाले टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण के लिए समय का आवंटन और मतदाता सूची तक पहुंच प्रदान करती है। अगर ये देखें तो इसके अलावा मान्यता प्राप्त दलों को नामांकन हेतु केवल एक प्रचारक की आवश्यकता होती है। साथ ही इन दलों को चुनाव के समय 40 स्टार प्रचारक की अनुमति होती है और पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को केवल 20 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति होती है। इसमें दोनों कथन सही हैं, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दल बदल विरोधी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान ने 10वीं अनुसूची को शामिल किया। यह कथन सही है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होने के संदर्भ में दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान किया गया है। इस प्रायोजन के लिए संविधान के 4 अनुच्छेदों में परिवर्तन करने के साथ संविधान के एक नई अनुसूची, जो 10वीं अनुसूची है, उसको शामिल किया गया। इस अधिनियम को दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा कथन है, किसी सदन का मनोनीत सदस्य किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने पर सदन में अपनी सदस्यता हेतु अयोग्य हो जाता है। यह कथन गलत है। यदि मनोनीत सदस्य सदन में अपनी सदस्यता की तारीख से 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अगर जो 6 महीने के पहले शामिल हो जाता है तो वो अयोग्य घोषित नहीं होगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल पहला कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा केवल 1 ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, संविधान में संबंधित विधानमंडल को चुनाव से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय के लिए अधिकरण स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। ये कथन सही है। अनुच्छेद 323(b) जो संबंधित विधानमंडल को चुनाव विवादों के न्याय निर्णय के लिए अधिकृत स्थापित करने का अधिकार देता है। दूसरा कथन है, ऐसे अधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ये कथन गलत है। चंद्र कुमार मामले 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप अगर अब चुनाव अधिकरण की स्थापना की जाती है तो उसके फैसले के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव समूहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, लॉबिंग, जन प्रचार, प्रचार व्यवस्था और अनुरोध दबाव समूहों द्वारा नीति निर्माण को प्रभावित करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले कानूनी और वैध तरीके हैं। यह कथन सही है। दबाव समूह कानून और वैध तरीके जैसे लॉबिंग, जन प्रचार, प्रचार व्यवस्था, अनुरोध और पत्राचार आदि के माध्यम से सरकार की नीति निर्माण और नीति कार्यान्वयन को प्रभावित करती है। हालांकि कभी-कभी ये वैध तरीकों जैसे हड़ताल, हिंसक गतिविधियों और भ्रष्टाचार का भी
सहारा लेती है, जो सार्वजनिक हित और प्रशासनिक अखंडता को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा कथन है, विलोम समूह भी दबाव समूह के रूप में कार्य करती है। यह भी कथन सही है। अलमंडल और पावेल के अनुसार विलोम समूह से तात्पर्य समाज में राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध समानांतर व्यवस्था से है। यह विद्रोह, प्रदर्शन, हत्याओं आदि के माध्यम से अपनी मांग उठाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है? इसमें दोनों कथन सही हैं, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से गुल गुलराज सिद्धांत से संबंधित है? पहला कथन, आक्रमण न करना। दूसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। तीसरा, असमानता और पारंपरिक लाभ। और चौथा है, भारत को अपने पड़ोसियों के साथ पारस्परिकता की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। अगर ये जाने इसमें गुजराल सिद्धांत के बारे में, यह सिद्धांत इस बात की वकालत करता है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश होने के नाते भारत को अपने छोटे पड़ोसियों को एक तरफा रियासतें देना है। अगर इस 5 सिद्धांत के बारे में जाने, तो पहला सिद्धांत है, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसियों के साथ भारत को पारस्परिक की अपेक्षा न करते हुए उन्हें निष्पक्ष रूप से रियायत देना चाहिए। दूसरा इसमें है, किसी भी दक्षिण एशियाई देश के लिए अपने क्षेत्र का उपयोग किसी अन्य देश के हित के विरुद्ध करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तीसरा सिद्धांत है, किसी भी देश को दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चौथा सिद्धांत, सभी दक्षिण एशियाई देशों को एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। और पांचवा सिद्धांत है, सभी दक्षिण एशियाई देशों को अपने सभी विवादों को शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाना चाहिए। तो इसमें केवल चौथा विकल्प सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, केवल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता उन कार्यों को पूरा करने वाली मशीनों को संदर्भित करती है जिसके लिए मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है। ये कथन सही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता उन कार्यों को पूरा करने के लिए संदर्भित करती है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, उनके लिए मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है। दूसरा कथन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में बिग डेटा तकनीक भी शामिल है। यह भी कथन सही है। इसमें मशीन लर्निंग, पैटर्न री-स्किलिंग और बिग डेटा, न्यूरल नेटवर्क्स, सेल्फ एल्गोरिथम जैसे प्रौद्योगिकियां इसमें शामिल हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? अगर जो सरल भाषा में समझे तो इसमें दोनों कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहो-कोरोविक्की असंबद्धता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह मेंटल और बाहरी कोर के बीच की सीमा है। यह कथन गलत है। मोहो क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा होती है। अगर जो आप मेरे वीडियो चैनल में शॉर्ट वीडियो देखते होंगे, तो उसमें मैं एक शॉर्ट वीडियो में ये समझा के डाला हुआ हूँ। दूसरा कथन है, मोहो असंबद्धता पर भूकंपीय तरंगें तेज होती हैं। ये कथन सही है। इस असंबद्धता पर भूकंपीय तरंगों की गति में तीव्रता देखी जाती है। यह सतह को मोहोरोविक्किक असंबद्धता के रूप में जाना जाता है, या अक्सर इसे मोहो भी कहा जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल दूसरा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बिहार का तारापुर नरसंहार वर्ष 1932 में हुआ था। ये कथन सही है। 15 फरवरी 1932 को युवा स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह ने तारापुर थाना भवन में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना बनाई थी। दूसरा कथन है, तारापुर में विरोध का एकमात्र कारण भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देना था।
ये कथन गलत है। 23 मार्च 1931 को लाहौर में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिए जाने के कारण पूरे देश में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ी थी। गांधी इरविन पैक्ट्स निरस्त होने के बाद महात्मा गांधी को वर्ष 1932 की शुरुआत में गिरफ्तार कर लिया था, जिस कारण भी ये विद्रोह हुआ था। और भी इसके कई कारण हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल पहला कथन सही है। इसका सही उत्तर विकल्प ए केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, FIR शब्द को भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 156 के तहत परिभाषित किया गया है। यह कथन गलत है। FIR शब्द भारतीय दंड संहिता आपराधिक प्रक्रियाओं सहित 1973 या किसी अन्य कानून में परिभाषित नहीं किया गया है। दूसरा कथन है, 0 FIR मिलने के बाद संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा जांच शुरू करने हेतु नई FIR दर्ज की जाती है। ये कथन सही है। इसमें FIR को कोई नियमित नंबर नहीं दिया जाता है। 0 FIR मिलने के बाद ही संबंधित थाने की पुलिस नई FIR दर्ज कर जांच शुरू कर देती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल दूसरा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रेक्षण यान या व्हीकल का प्रयोग करके एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया गया है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV, दूसरा है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, तीसरा है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV और चौथा है SSLV, जिसमें स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट का उपयोग करके 2 अन्य उपग्रहों के साथ एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसे EOS-4 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। यह PSLV की 54वीं उड़ान है, 54। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी PSLV। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इस सीरीज के साथ ही। धन्यवाद।